और अखंड भारत में अब रुख करेंगे बड़ी खबर का, जहां तुनिशा शर्मा की मौत से जुड़ी हुई है ये बड़ी खबर। और मुंबई पुलिस ने 14 लोगों के बयान इस पूरे मामले में दर्ज कर लिए हैं। आपको बता दें, तुनिशा के संपर्क में रहे लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और 4 दिन की रिमांड में भेजा गया है आरोपी शिजान। तुनिशा मौत केस में शिजान से पूछताछ हुई और तुनिशा मौत केस में आरोपी शिजान 4 दिन की पुलिस हिरासत में है। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी और तमाम जो दावे इस पूरे केस में किए जा रहे थे, वो प्रेगनेंसी को लेकर दावे, उन तमाम दावों को खारिज किया गया है और ये कहा जा रहा है कि सुसाइड का कदम तनाव में उठाया गया है। तो टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के सुसाइड केस में वाली पुलिस ने तुनिशा के को स्टार शिजान खान को अब अरेस्ट कर लिया है। शिजान पर तुनिशा को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने तुनिशा के परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। शिजान को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तुनिशा ने शूटिंग के सेट पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद तुनिशा की मां ने अभिनेता शिजान पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि तुनिशा ने शिजान से परेशान होकर आत्महत्या की। पुलिस ने सेट पर मौजूद सभी लोगों से पूछताछ भी की थी। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि वे हत्या और सुसाइड दोनों एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। वो लड़के ने गए 15 दिन के बाद ब्रेकअप किया, तो उसमें वो लड़की टेंशन में थी और उसी इसमें उसने कल सेट पे जो रेस्ट रूम है वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया है। और वो उसकी माँ ने कंप्लेन देने के बाद, श्रीमती शर्मा ने कंप्लेन देने के बाद उसको ऊपर वाली पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 1359 IPC 306 गुना दाखिल हुआ है और उसमें वो आरोपी को अरेस्ट कर दिया है। आरोपी को आज वसई कोर्ट में पेशी कर दी थी और 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई है। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग क्लियर कट आया हुआ है। 20 साल की तुनिशा एक म्यूजिक वीडियो शूट करने वाली थी। सेट पर लोगों ने उन्हें फांसी पर झूलते देखा तो उतारकर अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तुनिशा आत्महत्या के पहले तक बिल्कुल नॉर्मल थी और 5 घंटे पहले ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो और कुछ नोट भी शेयर किए थे। तुनिशा कटरीना कैफ की फिल्म फितूर में उनके बचपन का रोल भी निभा चुकी है। इसके अलावा अलीबाबा दास्ताने काबुल में शहजादी मरियम की भूमिका में थी। इसके अलावा बार बार देखो, कहानी 2, दबंग 3 जैसे फिल्मों में भी बतौर बाल कलाकार काम कर चुकी हैं। लगातार मिलती शोहरत के बीच तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या कर सबको चौंका दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि दिल खुश रहने वाली लड़की एक दिन अचानक इस तरह से जान देकर सबके बीच से चली जाएगी। और इन्हीं दावों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि तुनिशा शर्मा के साथ आखिर में हुआ क्या है। उसने जब आत्महत्या की तब उसकी मदद के लिए कौन आया और कौन उसको अस्पताल ले गया। ये तमाम वो सवाल हैं जो लगातार इस पूरे मामले में उठ रहे हैं। क्या हुआ, सेट पर फांसी लगाई तुनिशा ने, इस पूरे केस में अस्पताल ले जाने वक्त उनकी मौत हुई, यानी कि पहले उन्हें बचाने की कोई गुंजाइश थी, लेकिन जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में उनकी मौत हो गई। तुनिशा का पोस्टमार्टम हुआ है जेजे अस्पताल में, जिसके बाद जो प्रेगनेंसी की तमाम खबरें थी उन पर पूर्ण विराम लग गया है और दम घुटने से मौत हुई है ये भी सामने आया, क्योंकि सुसाइड की कोशिश की गई थी। रास्ते में ले जाते वक्त उनकी मौत हुई, अस्पताल ले जाया जा रहा था। 15 दिन पहले शिजान से तुनिशा का ब्रेकअप हुआ था, ये भी खबरें सामने आई हैं। शिजान उनके को स्टार हैं और तुनिशा परेशान रहती थी इसी वजह से, ब्रेकअप की वजह से। और मां का आरोप है शिजान परेशान करता था, ये भी उनकी मां का आरोप है जो सामने आया है। और शिजान की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में अगर एक्शन की बात की जाए, कोर्ट में पेशी भी आरोपी की करवाई जाएगी। उसके बाद कई और चीजें सामने आएंगी। मोबाइल जब्त कर लिया गया है, लैपटॉप जब्त कर लिया गया है, जहां से कोई ना कोई सबूत और कोई ना कोई और सुराग मिलने की गुंजाइश है। तो तुनिशा के अंतिम संस्कार पर भी अपडेट सामने आया है। 27 दिसंबर को अंतिम संस्कार होगा। तुनिशा के रिश्तेदार ने इस बात की जानकारी दी। तो तुनिशा मर्डर मिस्ट्री में ये बड़ा अपडेट, जहां 27 दिसंबर को यानी 2 दिन बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और तमाम चीजें जो टेस्ट हैं वो तमाम चीजें की जाएंगी।
तो तुनिशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है और ये बात तो साफ है कि तुनिशा शर्मा ने फांसी लगाई और इसकी वजह से ये पूरा मामला सामने आया है। तुनिशा की मौत हो गई, अस्पताल ले जाया गया, उनकी मौत हो गई, उन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन इस मौत के बाद से सवाल कई हैं जो उठने लगे हैं कि आखिर 20 साल की वो चुलबुली लड़की, उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। ये तमाम सवाल हैं जो इस पूरे मामले में उठ रहे हैं। दम घुटने से तुनिशा की जान चली गई क्योंकि सुसाइड की कोशिश की गई थी। शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है, यह भी इस रिपोर्ट में सामने आया है। और विरसा जांच के लिए फिलहाल बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया है। प्रेग्नेंट नहीं थी तुनिशा, ये भी पुलिस ने साफ कर दिया है। ये तमाम वो अफवाहें हैं जो लगातार इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही थी। तो एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के बाद उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। जाहिर सी बात है, परिवार के लोगों ने तुनिशा के लगातार चुलबुले रहने की चीजें सामने रखी, किस तरह से वो अपनी मां से बात करती थी, क्या शिकायत थी, क्या नाराजगी थी, ये भी उन्होंने साझा किया। और तुनिशा को किस तरह से स्टार जो शिजान मोहम्मद खान है वो परेशान कर रहा था, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं। आपको सुनवाते हैं भारत 24 से बातचीत में तुनिशा के मामा ने क्या कुछ कहा। तुनिशा के घर के बाहर हम मौजूद हैं और फिलहाल तुनिशा के मामा हमारे साथ मौजूद हैं। ये बात कही जा रही है कि तुनिशा शायद शादी का दबाव बना रही थी शिजान के ऊपर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं था, उन दोनों का पहले काफ़ी मिलते थे, फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और पिछले 15-1 दिन से वो काफ़ी स्ट्रेस में थी, परेशान थी। बस उसी वजह से जो हुआ है पता नहीं, जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। पुलिस वाले काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल, जब 15 दिन से वो थोड़ी सी दुखी चल रही थी, डिप्रेस थी, तो क्या ऐसे में आप लोगों को नहीं लगा कि उनसे दूरी बनवा लेनी चाहिए आप लोगों को? उनको शो है तो उसको शूट तो करना ही था। तो जीशान को तुनिशा की मम्मी ने काफ़ी समझाया भी था कि बेटा ऐसा मत करो जो भी है, क्योंकि तुनिशा ने उसको जब लास्ट एंजाइटी अटैक आया था 16 दिसंबर को, तो उसने बोला था कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ ठीक नहीं हुआ है। तो जीशान को समझाया था कि ऐसा मत करो, जो भी है अगर अलग भी होना है तो धीरे धीरे अच्छा, ऐसे में माताजी ने ये आरोप लगाया था कि मेंटली हैरेस किया जा रहा था तुनिशा को, क्या आप भी इस बात को मानते हैं? कुछ तो था, कोई अगर इतना बड़ा डिसीजन लेता है तो कुछ तो वजह रही होगी। जो भी अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, तो आई डोंट वांट टू टेल एनीथिंग उसके बारे में। जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर अभी हमारे साथ तुनिशा के मामा मौजूद थे जिन्होंने बताया है कि वो पुलिस पर भरोसा जता रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई ठीक तरीके से करेगी और न्याय इनको ज़रूर मिलेगा। तुनिशा का बॉयफ्रेंड फंसेगा या नहीं, पुलिस पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है, ये सब आपको बताते हैं। दरअसल शिजान ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं जो एक बड़े शक का कारण है। शिजान जवाब देने में टाल मटोल कर रहा है, यह भी सामने आया है। पुलिस बातचीत के दौरान ये तमाम चीजें हुई हैं। पूछताछ में और क्या कुछ हुआ ये आपको बता रहे हैं, जहां शिजान बार बार अपने बयान में बदलाव कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह इस पूरे मामले में शक की। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि पुलिस पूछताछ में आखिर क्या कुछ हुआ। कई सवालों के जवाब पर चुप्पी साध ली शिजान ने और शादी से इनकार की वजह नहीं बताई गई क्योंकि बॉयफ्रेंड थे। ऐसा कहा जा रहा है कि तुनिशा की तरफ से प्रेशर था, लेकिन इस पूरे मामले में अब सच क्या है ये आने वाले समय में पुलिस जांच में सामने आएगा। बहरहाल एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में साथी कलाकार शिजान मोहम्मद खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिजान के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस ने उसे 4 दिन की रिमांड पर लिया है और भारत 24 ने बात की है मुंबई पुलिस के एसीपी चंद्रकांत यादव से। क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हैं हमारे साथ चंद्रकांत यादव जी। उनसे जानना चाहूंगी कि तुनिशा केस पे ये क्या कुछ बोलना चाहेंगे। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट इनको कहाँ से मिली? हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे जाने के बाद पुलिस ने इनक्वेस्ट पंचनामा करके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। तुनिशा के मॉम ने जब एफआईआर दर्ज किया तो क्या क्या उन्होंने दर्ज किया, किस बेसिस पे आप ये केस को आगे बढ़ा रहे हैं? माँ ने इतना ही बताया है मेन कि उसका ब्रेकअप हुआ था, इसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। लव जिहाद का भी एंगल आ रहा है, उस पर क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे, वो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, उसमें नहीं।
तुनिशा के प्रेग्नेंट न्यूज़ की जो खबरें हैं वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, उसको लेकर क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से जांच पड़ताल हुई है? पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं हुआ है। जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आगे पुलिस कार्रवाई करेगी 15 दिन जिस तरीके से ये सिचुएशन अभी बना हुआ है? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस प्रॉपर करेगी। तो तुनिशा शर्मा की मौत के बाद, उनके सुसाइड के बाद 5 दावे किए जा रहे हैं। ये अलग अलग दावे कौन कर रहा है, क्या दावे हैं, ये अब आपको बताते हैं। दरअसल 5 दावे हैं। एक दावा उनकी मां की तरफ से, जो कहती हैं मौत की वजह जीशान है, और पुलिस कहती है कि आत्महत्या की वजह ब्रेकअप है। और दूसरी तरफ पुलिस का बयान है कि तुनिशा ने आत्महत्या की है, जबकि चाचा कहते हैं कि डिप्रेशन में वो नहीं थी। डिप्रेशन एक बड़ा कारण बताया जा रहा है आत्महत्या का, लेकिन चाचा का कहना है कि वो डिप्रेशन में नहीं थी। और दोस्त कहते हैं कि तुनिशा प्रेग्नेंट थी। बहरहाल अलग अलग दावे हैं, अलग अलग चीजें हैं, जो जांच होगी तब सामने आएगी। और उधर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 58वीं जयंती है और भारतीय जनता पार्टी इसे गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाएगी। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। देखिए तस्वीर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाकर उन्होंने फूल चढ़ाए। वैसे इस दिन को बीजेपी गुड गवर्नेंस डे के नाम से मनाती है और अटल जी द्वारा किए गए कामों को याद करती है। अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उनका एक वीडियो भी शेयर किया है और शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि अटल जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। भारत के लिए उनका योगदान अमिट है। उनका नेतृत्व और दूरदृष्टि लाखों लोगों को प्रेरित करती है। जिस वीडियो को पीएम मोदी ने शेयर किया है उसको उन्होंने खुद आवाज दी है। उनके समृद्ध और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए मैं हम सब की ओर से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर पूर्व पीएम को नमन किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व पीएम को याद किया। हमेशा इस बात को कहते थे कि हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, लेकिन जब देश का हित सामने आएगा तो हमें दल के हित से महत्वपूर्ण देश का हित हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इस सदैव अटल जी ने कहा था। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सदैव अटल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। और अब बात बिकनी किलर की। जहां बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज की रिहाई के बाद अब सवाल था कि आखिर शोभराज कहां जाएगा, क्योंकि नेपाल में हत्या के 2 मामलों में आजीवन कारावास की सजा काटकर रिहा होने के बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गया। लेकिन इसका ऑरा ऐसा था, जो कोई देखता है उसकी तरफ ये खिंचा चला आता था। आपको भी दिखाते हैं। बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज के बारे में कहा जाता है कि उसके करीब अगर कोई भी एक बार आ जाता था तो फिर चार्ल्स शोभराज से वो दूरी नहीं बना पाता था, क्योंकि शोभराज की चमक ही कुछ ऐसी थी। उसका आभा मंडल ऐसा था कि हर कोई उसके करीब आना चाहता था। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब उसकी मां और भारतीय पिता के संबंधों में खटास आ गई और शोभराज की मां ने दूसरी शादी कर ली। इस फैसले ने शोभराज की दुनिया बदल कर रख दी। जिस चार्ल्स शोभराज को हर कोई चाहता था, वो चार्ल्स शोभराज क्राइम की दुनिया में धंसता चला गया। आरोप है कि शोभराज ने 1972 से 1982 के बीच अफगानिस्तान, भारत, थाईलैंड, तुर्की, नेपाल, ईरान और हांगकांग में कम से कम 20 लोगों की हत्या की। लेकिन उसकी मुश्किलें नेपाल में 2 पर्यटकों की हत्या ने बढ़ाई। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद चार्ल्स शोभराज को आजीवन कारावास दिया गया और अब जाकर वो जेल की सलाखों से बाहर निकल पाया है। चार्ल्स शोभराज कौन था, अब ये आपको बताते हैं। जन्म साइगान में हुआ और 6 अप्रैल 1944 को जन्म हुआ था। पिता भारतीय और मां वियतनामी थी। तो पूरी हिस्ट्री जान लीजिए। बाद में मां ने एक फ्रांसीसी व्यक्ति से शादी कर ली और उसके बाद सन 1963 में अंतर्राष्ट्रीय बदमाश के रूप में उभरा शोभराज। ग्रीस, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में इसने कई अपराधों को अंजाम दिया। सन 1971 में आभूषण चोरी के आरोप में भारत में गिरफ्तारी हुई और जमानत मिलने पर ग्रीस पहुंचा था भागकर।
फिर वहां से शोभराज को गिरफ्तार किया गया था और फिर भी वो फिर से भागने में वहां से कामयाब रहा और 1975 में कनाडाई प्रेमिका और एक भारतीय सहयोगी के साथ बैंकॉक पहुंच गया। ये 1975 की बात। वहां वो खुद को कीमती पत्थरों का व्यापारी बताता था। अक्टूबर में पटाया के थाई बीच पर बिकनी पहने एक लड़की की लाश मिली। कुछ अन्य पीड़ितों का उसने पीछा कर उन्हें पीटा था और गला घोंटकर जलाकर उन्हें मार दिया। ये भी बात सामने आई थी। इसके बाद शोभराज की बिकनी किलर के रूप में पहचान बनी और जुलाई 1976 में नई दिल्ली के एक होटल से उसकी गिरफ्तारी हुई। 20 से ज्यादा फ्रांसीसी पर्यटकों को ड्रग्स देने की कोशिश भी उसने की थी और मई में सन 1982 में इजरायली पर्यटक की हत्या में आजीवन कारावास की सजा हुई। एक साल बाद सबूतों के अभाव में शोभराज यहां से बरी हुआ। 1985 में थाईलैंड में एक तुर्कीय पर्यटक का भी मामला सामने आया था। 10 देशों में कम से कम 15 हत्याओं का आरोपी है। भारतीय जेल से रिहा होकर अब फ्रांस पहुंच गया है। तो ये ताजा जानकारी जहां फ्रांस में है मौजूदा इसकी पोजीशन। और अब बात मथुरा की करते हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट ने आज बड़ा आदेश दिया है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह मस्जिद का सर्वे का आदेश दिया गया है और यह आदेश सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मथुरा की सिविल कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सिविल कोर्ट के सीनियर डिवीजन की अदालत ने शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया। मथुरा कोर्ट ने आदेश हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट देने को कहा है। अमीन जितना भी विवादित स्थल है और जो भी 13.7 एकड़ की पूरी भूमि है, पूरी संपत्ति का मौका मुआयना करने के बाद माननीय न्यायालय के सामने नए नक्शा रिपोर्ट दर्ज रखेंगे। उसके बाद माननीय न्यायालय उस पर अपने आखिरी आदेश करेगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह, मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह भी है। शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद हैं। ये वैज्ञानिक सर्वे के बाद सामने आ जाएंगे। मथुरा के न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि कृष्ण जन्मभूमि के स्थान का सर्वे करा जाए, नक्शा बनाया जाए और अगली तारीख पर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। ऐसा ही आदेश वाराणसी में हुआ था। उसको इंतजामिया कमेटी ने चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में चुनौती निरस्त हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में इंतजामिया कमेटी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया था। मथुरा मामला भी वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की ही तरह है। वहां भी ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट ने पहले सर्वे का आदेश दिया था और मथुरा में भी सर्वे का आदेश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उधर आगरा के लाल किले की बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे भगवान के विग्रह को निकालने के लिए दावा दाखिल किया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वकील महेंद्र प्रताप ने दावा दाखिल किया है कि औरंगजेब ने साल 1670 में मथुरा के ठाकुर केशव देव जी के मंदिर को ध्वस्त कर देव विग्रहों को जामा मस्जिद आगरा लाया था। औरंगजेब ने देव विग्रहों को बेगम साहिबा, जिसे बेगम की मस्जिद की सीढ़ियों में दफन कर दिया था ताकि पैरों से देव विग्रह कुचले जाते रहे। पक्षकार ने इस दावे को लेकर कई इतिहासकारों की किताबों का हवाला दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने दावे को दाखिल करते हुए दावे का 888 नंबर दिया है। वहीं इस दावे में अब सुनवाई 23 जनवरी को होगी। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कई बार दावे दाखिल हो चुके हैं, लेकिन ये दावा श्री कृष्ण जन्मभूमि के भगवान मूल विग्रह को लेकर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण के मूल विग्रह थे वो आगरा के लाल किले के बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाए गए थे, जिसका इतिहास में भी जिक्र मिलता है। हिंदू पक्ष के दावेदारों की मांग है कि भगवान श्री कृष्ण के मूल विग्रह को वहां से लाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए, क्योंकि ये लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। अब इस मामले में 23 जनवरी को सुनवाई होगी। संयुक्त अरब अमीरात में एक इंडियन ड्राइवर ने वीकली लॉटरी में 33 करोड़ रुपए जीते हैं।
जी हाँ, 31 साल के अजय ओगला एक ज्वेलरी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने एमिरेट्स ड्रॉ EASY-6 से पहली बार 2 टिकट खरीदे और जैकपॉट मार लिया। वर्तमान में एक ज्वेलरी फर्म में ड्राइवर के रूप में काम कर रहे ओगुला दक्षिण भारत में अपने गांव से 4 साल पहले UAE आए। यहां ओगुला को उनके ही बॉस ने सलाह दी। उन्होंने बॉस के सामने एमिरेट्स ड्रॉ में एक अच्छी राशि जीतने वाले किसी व्यक्ति के बारे में बताया, जिस पर उनके बॉस ने सलाह दी कि आप इधर उधर पैसे बर्बाद करते हैं, क्यों न इस तरह का कुछ आप करें। अपने मालिक की सलाह के बाद ओगुला ने एमिरेट्स ड्रॉ मोबाइल ऐप इंस्टॉल किया और 2 लॉटरी टिकट खरीदे। ओगुला के परिवार में एक बूढ़ी मां और 2 छोटे भाई बहन हैं, जिनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। ओगुला का कहना है कि जब उन्हें लॉटरी जीतने का ईमेल मिला तो वे अपने दोस्त के साथ बाहर थे। उन्होंने सोचा कि उन्होंने बहुत कम पैसे जीते हैं, लेकिन जब उन्हें सही राशि का पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतने पैसों के इस्तेमाल पर ओगुला ने बताया कि वो अपने परिवार के सदस्यों को दुबई बुला लेंगे और फिर उनके लिए गांव में एक घर बनाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करने की योजना बनाई है। और अब खबर दिल्ली मेट्रो से जुड़ी हुई। मेजेंटा लाइन की मेट्रो आज करीब 1 घंटे तक बाधित रही। दरअसल बताया जा रहा है कि दिल्ली के जसोला विहार से बोटेनिकल गार्डन की तरफ मेट्रो जा रही थी, लेकिन मेडिकल सप्लाई लेकर जा रहा एक ड्रोन मेट्रो ट्रैक पर गिर गया, जिसके कारण मेट्रो लाइन बाधित हुई और बाद में इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी। मेट्रो लाइन से ड्रोन को हटाया गया, जिसके बाद मेजेंटा लाइन फिर से सामान्य हो सकी और मेट्रो अपनी रफ्तार से दौड़ने लगी। बाद में DMRC ने भी ट्वीट कर मेट्रो सेवाएं फिर से बहाल होने की जानकारी दी। और तेलंगाना सरकार ने कम उम्र की मुस्लिम लड़कियों की शादी कराने वाले काजियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड को भी सभी शादियों का ब्यौरा ऑनलाइन रिकॉर्ड करने के निर्देश दिए गए हैं। काजियों से कहा जा रहा है कि वे ये पहचाने कि दुल्हा दुल्हन बालिग हैं या नहीं। यदि दुल्हा दुल्हन बालिग हो तो ही निकाह पढ़ाएं। सरकार ने यह फैसला नाबालिग लड़कियों की अरब के पुरुषों से शादी किए जाने की शिकायतें मिलने के बाद लिया है। सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है और साथ ही किसी अन्य पहचान पत्र के आधार पर शादी करने पर रोक लगा दी है। खासतौर पर काजियों को आधार कार्ड के आधार पर ही दुल्हा दुल्हन के बालिग होने या ना होने की पहचान करने का निर्देश दे दिया गया है।